देखिए हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये जो पूरा हमारा थोड़ा सा पीछे बैक डिस्टरबेंस है, आप लोग प्लीज देख लीजिए उसको। देखिए ये पूरा जो हमारा आकाश मंडल है, ये आकाश मंडल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मानी गई नक्षत्र। अब देखिए इसमें है क्या एक्चुअल में कि पहले पूरे आकाश मंडल को हम लोगों ने बराबर 12 भागों में यानी 12 इक्वल डिवीजन किए 12 पार्ट्स में, जिसको हम लोग राशि कहते हैं। राशि यही है। हमारे ख्याल में बात आपको समझ में आ गई होगी। पूरे आकाश मंडल को हमारे विद्वानों ने 12 भागों में यानी 12 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राशि कहते हैं, राशि। अब यहां पर जो ये राशि निकल के आई है, पूरी राशि की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो राशि को और उन्होंने स्मॉलेस्ट यूनिट में लिया है, राशि को और स्मॉलेस्ट यूनिट में इन्होंने लिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए देखिए तो आपको पता है कि अगर हम लोग इसको स्फेरिकल मान लें तो ओवरऑल तो ये 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और 360 को अगर हम लोग 12 से डिवाइड कर दें, ये कितना लगभग आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। यस, तो ये पूरा हमने 360 माना है और उसको जब इक्वल डिवाइड किया जा रहा है तो 12 क्यों? क्योंकि पूरे आकाश मंडल को 12 भागों में 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसको हम लोग राशि कह रहे हैं। तो एक राशि कितने डिग्री की आ गई? 30 डिग्री की आ गई। 30 डिग्री की एक राशि आई। अब एक जो राशि होती है इसको और डिवाइड किया गया, इसको और छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया। तो राशि को भी जब लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग नक्षत्र में आ जाएंगे, नक्षत्र में। और हम लोग मानते हैं कि एक राशि, मानते क्या है, ये हकीकत है, एक राशि 9 चरणों से मिलकर बनी है, 9 चरणों से। एक्चुअल एक नक्षत्र हो गई, नक्षत्र को भी और डिवाइड किया गया 4 चरणों में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यानी राशि को एक नक्षत्र को 4 चरण में डिवाइड किया गया। यानी कि सबसे छोटा अभी हम लोग जो समझ रहे थे वो नक्षत्र है, लेकिन इसकी और सूक्ष्मता को समझने के लिए नक्षत्र से भी और डिवाइड किया गया नक्षत्र को 4 चरणों में। तो ऐसे 9 चरण मिलकर के, अब 9 चरण कितने नक्षत्र हो जाएंगे? 2.5 होंगे सर। हाँ 2.5 होंगे। वेरी गुड, सही, एकदम बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए 2 नक्षत्र का मतलब 8 हो गया, 2.5 तो नहीं, 2.25 के आसपास आप बोलिए उसको। 2.25, हाँ 2.25 के आसपास। 2.5 तो नहीं जा पाएगा क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण है, तो 2 नक्षत्र हो जाएगा और एक तीसरी नक्षत्र का 1 चरण आ जाएगा। इससे मिलकर ये राशि बनी हुई है। अब इसको अगर हम एक दिखाते हैं, थोड़ा ओपन करें एक चीज, देखिए अगर हमारे पास है तो ये आप लोगों को दिखाई दिया? अच्छा अभी आप नहीं दिखा रहे हो, स्टॉप शेयरिंग करें और यहाँ पे ये देखिए, ये आपको दिख गया होगा, ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको? ये हमारा सन है, क्योंकि उसी के अराउंड हमारा सोलर सिस्टम की बात हो रही है, तो सोलर सिस्टम तो सन ही होगा। और ये पूरा आकाश मंडल है। तो ये 12 राशियों में पहले डिवाइड किया गया, और हर राशि को किसमें डिवाइड किया गया? चरण में। यानी एक राशि में हमारे पास कितने चरण आ गए? 9 चरण आ गए। तो ये जो राशि का जो आप देखते हैं ना, जैसे मेष राशि है, तो मेष राशि कैसी दिखाई देती है? भेड़ जैसी दिखाई देती है ना। तो भेड़ क्यों? क्योंकि ये जो 9 नक्षत्र, जो आप 9 नक्षत्र बोले, 9 चरण जब आपस में मिलेंगे तो उनकी डिजाइन जो निकल कर आती है वो यहाँ पर हम लोगों को मेष जैसी दिखाई देती है। तो हम लोगों ने मेष कहा। दूसरा वृषभ, इसी प्रकार से वृषभ कहा। तो सारी जो राशियां हैं सबके अलग अलग जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं या अलग अलग शेप दिखाई देते हैं,
वो शेप क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि नक्षत्र के 9 चरण से मिलकर के ऐसा ही हमको दिखाई देगा। ये बात आपको क्लियर हो गई एकदम? जी जी। अब ये फिक्स हो गया, ये नहीं मूव करेगा आकाश मंडल में, यानी कि राशियां, नक्षत्र ये फिक्स है। अब प्लेनेट क्या करते हैं, जैसे सन मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा? सन मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है? सन कर रहा है सर। बिल्कुल कर रहा है। सन अपने ही एक्सिस के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, बाकी जितने भी प्लेनेट हैं वो सन के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं। तो ये मोशन के कारण ही क्या हो रहा है, बिना मोशन के तो आपस में फोर्स तो नहीं काम करेगी ना, क्योंकि जब तक कि फोर्स तभी काम करती जब तक कोई दो ऑब्जेक्ट मूविंग हो, दो मूविंग ऑब्जेक्ट के बीच में ही फोर्स लगेगा। तो देखिए यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है इसी कारण से। और जो प्लैनेट हैं वो प्लैनेट इन्हीं राशियों पर से पास होते चले जाते हैं, और ये पास होते 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 हमारी बॉडी पर, हमारे ऊपर इसका इफेक्ट डालते हैं। ये है इस प्रकार का भौगोलिक ज्योग्राफिकल अरेंजमेंट दिया गया। तो इसी प्रकार से सारी चीजें चल रही हैं। अब जो हमारी पृथ्वी है वो तो 24 घंटे में वो तो पूरा आकाश मंडल घूम जाएगी कि नहीं घूम जाएगी? ऐसे घूम जाएगी ऐसे। भाई आकाश मंडल अगर ये है तो ये तो चारों तरफ ऐसे हमारी पृथ्वी ऐसे घूम जाएगी अराउंड टू द सन। बात समझ में आ गई होगी नहीं आ गई? देखिए ऐसे ये हमारा आकाश मंडल अगर है तो पृथ्वी क्या नाम है 24 घंटे के अंदर घूम जाएगी पूरा आकाश मंडल। तो पूरे आकाश मंडल को अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो कितनी राशियां हो गई पूरे आकाश मंडल में? 12 ही होंगे सर। 12 ही होंगी। तो एक राशि कितने अर्थ में, जब हम लोग अर्थ पे प्रेजेंट है ना, तो एक राशि पे हम कितने समय तक हमारी अर्थ रुक पाएगी? लगभग 2 घंटे। लेकिन ये एग्जैक्ट 2 घंटे होंगे ही नहीं कि एग्जैक्ट 2 घंटे होंगे। सर कुछ फर्क तो होगा, पक्का होगा। क्यों फर्क होगा? क्यों ये फर्क क्यों होगा? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो इलिप्टिकल है ना। वो हमारी जो अर्थ है वो सर्कुलर होती तब तो हम लोग क्या करते, तब तो सबको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते भाई। लेकिन ये हमारी जो अर्थ है वो कैसी है? इलिप्टिकल है। तो इलिप्टिकल होने के कारण ही जो एग्जैक्ट 2 घंटे नहीं मिलेंगे हमको। तो यहाँ पे 2 प्रकार की राशियों का वर्णन किया गया है। ये एक हमारी बुक आ रही है, आप उसमें पढ़ लीजिएगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप बुक खरीदिए, मार्केट में बहुत सारी बुक है, आप कोई भी बुक ले सकते हैं, लेकिन उसी में एक हमारी भी बुक है, आप वो लेना चाहें तो आप ले लीजिएगा। लेकिन अभी आई नहीं, हम लिख रहे हैं उसको भी। देखिए ये रहा। देखिए मेष राशि जो है ना 1 घंटे 20 मिनट तक रहती है, और वृषभ राशि 1 घंटे 36 मिनट तक रहती है। जो सबसे लंबे समय तक रहती है वो है आपकी वृश्चिक राशि, 2 घंटे 34 मिनट तक रहेगी। तो आप देखिए किसी भी राशि को 2 घंटे एग्जैक्ट टाइम नहीं मिला है, क्योंकि जो अर्थ हमारी है वो अर्थ कैसी है? हमारी अर्थ हमारी इलिप्टिकल है। और आपको पता है यही जो मैं बात बता रहा हूं ये किसका बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो बताइए। केपी एस्ट्रोलॉजी। यस, यही एक केपी एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल आपने इसको अच्छी तरह से स्टडी किया हुआ है। केपी एस्ट्रोलॉजी का यही कॉन्सेप्ट है। वो यही बात कह रहे हैं कि जो आप लोग बराबर बराबर भागों में ले रहे हो ना, केपी कहती बराबर भाग हो ही नहीं सकते। तो मैं आपको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी बराबर भाग में नहीं बांटा गया। इसको तो लोगों ने र्यूमर उड़ा दिया कि 2 घंटे में रहता ना, 2 घंटा तो कभी है ही नहीं। यानी आप देखो केपी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी पैरेलल हो गई। केपी ने क्या कहा कि कोई भी राशि जरूरी नहीं है कि वो आपकी दिखाई दे, बराबर दिखाई दे। हमारी वैदिक भी यही कह रही है कि भाई बराबर हो ही नहीं सकता है। 12 राशियों में सारी राशियों का टाइम अलग अलग है। क्योंकि ये देखिए अगर मान लीजिए हम यहाँ पर हैं तो ऑब्वियसली ये मूव करने में ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर हम यहाँ पर हैं तो ये कम टाइम लगेगा। यही आता है ना मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, यही तो रीजन है इसका। और यही केपी एस्ट्रोलॉजी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ये। तो हमारे ख्याल में ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब
बात ये आती है कि फिर ये जो हम लोग बनाते हैं ये क्या है, जिसको हम लोग हॉरोस्कोप कह रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में ऐसे हॉरोस्कोप बनता है, फेमस यही है हम लोगों में। ये क्या है 12 घर, ये क्या है फिर? बता पाएंगे ये क्या है? आवाज हमारी आ रही है? यस सर आ रही है। ये क्या है, ये जो हम लोग बनाते हैं ये क्या है? ये कुंडली, ये कुंडली क्या है? ये 12 राशियों के लिए नहीं, ये कुंडली तो है, आपने तो अच्छा बताया, लेकिन ये कुंडली एक्चुअल तब में जब है क्या ये? जब बर्थ हुआ था तब उस वक्त सन कहाँ पे था, उससे चलता है नहीं सर, मतलब। ये जो पूरा आकाश मंडल जो मैंने अभी आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश करी है, जब आपका बर्थ हुआ, जब आपका बर्थ हुआ यहाँ पर, तो आकाश मंडल की इस स्थिति को हम लोग इस स्थिति में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कुल मिला के ये जो जन्म कुंडली है, ये हमारे आकाश बर्थ के समय आकाश मंडल में ग्रहों की स्थितियों का रिप्रेजेंटेशन करता है। यानी हम लोग ये कहते हैं कि जो जन्म कुंडली हमारी है, बर्थ होते समय, हमारा बर्थ होते समय आकाश मंडल का एक पिक्चर है, यही पिक्चर ही हॉरोस्कोप कहलाती है। समझ में आ गया सर? ये हॉरोस्कोप क्या है? हॉरोस्कोप बर्थ के समय पे आकाश मंडल की एक पिक्चर है, जिसको हम इस पार्ट में देखते हैं। ये चीजें हैं यहाँ पर। क्लियर? ये बात समझ में आ गई होगी आपको हमारे में। अब देखिए, केपी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है। हम इसको पूरा 30 डिग्री मानते हैं, एक भाव को 30 डिग्री मानते हैं और सबको बराबर पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेकिन केपी कहते नहीं, हम 30 डिग्री एक को मान ही नहीं सकते, क्योंकि अर्थ इलिप्टिकल है और हम चूंकि अर्थ पर हैं, तो हमें जो दिखाई देगा वही मानेंगे। देखिए, उनका भी कहना सही है, लेकिन हम ऑलरेडी राशियों को एग्जैक्ट 30 डिग्री पे लेंगे नहीं, क्योंकि राशियों का जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन जो हमारा, वो एग्जैक्ट 2 घंटे आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था। तो हमारे भी वही कहने का मतलब है जो केपी कहना चाह रहे हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हमारे लोग का जो प्रेडिक्शन जाता है वो काफी अच्छा जाता है, एग्जैक्ट पता चलता है। लेकिन देखिए, उसमें समस्या है बहुत सारी, क्या है उसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी समस्या है और यहाँ पर भी समस्या है। तभी के.एन. राव साहब ने अपनी बुक में, जी, के.एन. राव साहब ने अपनी बुक में लिखा है कि कभी भी एक ही एस्ट्रोलॉजी लगाकर चीजों को मत चेक करिए, बल्कि एक से ज्यादा एस्ट्रोलॉजी लगाइए। उन्होंने जेमिनी को ज्यादा प्रमोट किया है और वो लिखते लिखते अपने व्यवसाय और ज्योतिष में लिख गए हैं कि कोई भी ग्रह की दशा चल रही है तो ये भी चेक कर लीजिए कि वो ग्रह की दशा किस नक्षत्र की है, तो नक्षत्र का भी इफेक्ट ला लीजिए। तो नक्षत्रों की स्टडी करना ही तो केपी एस्ट्रोलॉजी है। नक्षत्रों की स्टडी करना ही क्या है? केपी एस्ट्रोलॉजी है। क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि किसी भी ग्रह का जो इफेक्ट होगा, जो प्रॉमिस होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? उसका नक्षत्र लॉर्ड, उसका नक्षत्र लॉर्ड डिसाइड करता है। और वो नक्षत्र लॉर्ड का इफेक्ट अच्छा जाएगा कि बुरा जाएगा, वो सब एनल डिसाइड करेगा वहां पर जाकर के। तो ये केपी है। लेकिन हम लोग यहाँ पर भी इसी चीज को लगाते हैं। कैसे लगाते हैं वो आप समझेंगे अभी थोड़ी देर में। फिलहाल ये अरेंजमेंट आपको समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल में। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या हो जाता है, ये जो हाउसेस हैं, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, सॉरी 11th हाउस एंड 12th हाउस की स्टडी करना। अगर ये स्टडी हम लोगों को समझ में आ गई, तब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। तो हमारे ख्याल में किस हाउस से क्या देखा जाता है, ये आप लोगों को क्लियर है या मुझे थोड़ा बताना होगा? सर पता है सर। सब पता है? क्लियर है सर। ये कुछ थोड़े हिंट कर दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं श्योर नहीं हूं 20 साल की प्रैक्टिस के बाद कि मुझे हर चीज पता है इसमें, क्योंकि मैं हर साल इसमें नई चीज देखता हूँ। एक एग्जांपल मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आज का समय, देश काल पात्र लगाते हैं, आज का समय किस चीज का है?
आज का समय किस चीज का है? देश काल पात लगाइए, आप सबसे ज्यादा हम लोग आपसे कनेक्टेड है, किसके थ्रू कनेक्टेड है? इंटरनेट के थ्रू। मीडिया। मीडिया, इंटरनेट। ये कौन सा हाउस है यहाँ पर? थर्ड हाउस। वेरी गुड, थर्ड हाउस। आज सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए थर्ड हाउस बना हुआ है। थर्ड हाउस किस किस चीज का है? पराक्रम का होता है, भाई बहन के लिए होता है, और तो शोल्डर्स भी होते हैं, हैंड्स होते हैं, फिंगर्स होती हैं। देखिए बहुत सारी चीजें ना, आप मतलब बुक में यही एक मुझे दिक्कत लगी, हर बुक में सब कुछ एक साथ लिख दिया। अब हमें कहाँ क्या पढ़ना है, क्या डिस्टिंग्विश करना है, वो पता ही नहीं चल पाया हमको। तो हम लोग कहीं भी कुछ भी बोल रहे हैं। देखिए जैसे कुछ लोगों ने इसमें बोला कि इसमें शोल्डर का होता, बिल्कुल सही बोला, हाथ का होता, बिल्कुल सही बोला, लेकिन ये हमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में पढ़ना है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम हर प्लेनेट में हमारे कौन से अंग आएंगे उनको देखा जाएगा। दूसरा, जैसे थर्ड हाउस, जैसे कि मान लीजिए आप अभी कोई भी अगर ऑफिस वर्क कर रहे हो तो आप लोग मेल ड्राफ्ट करते हैं, मेल ड्राफ्ट करते हैं, तो मेल ड्राफ्टिंग कहां से आएगा? थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस से आएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट वर्क हैं, वो सब थर्ड हाउस है। अच्छा मान लीजिए आपके पास कोई पूछने आया कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है और मुझे इस चीज की फ्रेंचाइजी मैं चाहता हूं लेना, तो आप क्या देखेंगे कुंडली में? सेवंथ हाउस। थर्ड हाउस सर, थर्ड हाउस। फ्रेंचाइजी थर्ड हाउस है। सेवंथ हाउस व्यापार बिजनेस का जरूर है, साझे का बिजनेस है, लेकिन वो पूछने आपसे थोड़े ना ये आया कि मुझे इसके साथ पार्टनरशिप करनी है। उसने पूछा मुझे फ्रेंचाइजी मैं लूं, मेरे ऊपर फ्रेंचाइजी सूट करेगी कि नहीं करेगी, तो थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस काफी इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा थोड़ा हिंट करता हूं, आप लोग थोड़ा समझिएगा इसको। जैसे फर्स्ट हाउस कौन है? फर्स्ट हाउस, ये वाला हाउस कौन है? फर्स्ट हाउस ये तो हमारा खुद हम स्वयं, हमारा व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी। ये कंप्लीट हम है, ये कंप्लीट हम है, ये कंप्लीट हम है। मतलब हमारा, सही बोला आपने, व्यक्तित्व है, हम किसी कैसे बात करते हैं ये भी है, हमारा विचार क्या है, हमारा प्रेजेंटेशन क्या है, हम किसके सामने कैसा अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, हम दिखते कैसे हैं, काले हैं कि गोरे हैं, काले होने के बाद सुंदर हैं कि गोरे होने के बाद कुरूप भी हैं। ये रूप तो खैर चलिए थोड़ा सेकंड हाउस भी लेता है, लेकिन फर्स्ट हाउस हमारा व्यक्तित्व है, हमारा विचार है, कंप्लीटली हम है। और अगर शरीर के अंगों की बात करें तो आंख के ऊपर का एरिया है, आंख के ऊपर का एरिया है, ये है फर्स्ट हाउस। ठीक, समझ में आ गया होगा फर्स्ट हाउस क्या है? ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी ने पूछा ये मैं काम कर रहा हूं, क्या मैं इसमें सक्सेस हो पाऊंगा? ये कहां से देखेंगे? सर ये भाग्य भाव से देख सकते हैं, नवम से। नहीं, भाग्य तो आपको वो देता है ना जो आपको आपका अपना नहीं है और जिसको आप सर ये बदल नहीं सकते। जी सही फर्स्ट बोला हाउस से आप, वेरी गुड। फर्स्ट हाउस से देखते हैं हमारे काम करने की दक्षता, हम काम को कितनी अच्छी तरह, देखिए जहां हमारी बात आई, हमारी बात कंप्लीट हम है और वो फर्स्ट हाउस है, वो कंप्लीट हम है, वो फर्स्ट हाउस है। जिसका फर्स्ट हाउस डोमिनेंट होता है, मैं ये बताऊंगा कैसे डोमिनेंट देखा जाता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिख दिया है भाई ये चीज देखो, लेकिन देखो कैसे ये बताया ही नहीं गया। तो ये फर्स्ट हाउस, हम किस प्रकार के काम करेंगे और कैसे काम करेंगे, मतलब किस प्रकार के काम करेंगे वो तो एक अलग चीज हो गई, हम किसी भी काम को जो भी हम कर रहे हैं उसको हम किस प्रकार से करेंगे, वो हमारा फर्स्ट हाउस है सर। तो फर्स्ट हाउस, अच्छा एक बात और यहाँ पर बताएं, ये आपको बृहद पराशर होरा शास्त्र में भी ये बात लिखने देखने को मिलेगी, जेमिनी ने भी इसी बात को एक्सेप्ट किया और केपी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि फर्स्ट हाउस एक ऐसा हाउस है जिसके अंदर सभी हाउस, जिसके अंदर सभी हाउसेस का इफेक्ट है, जिसके अंदर सभी हाउसेस का इफेक्ट है। इट मींस क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति का अगर फर्स्ट हाउस खराब हो गया, अब ये खराब कैसे हो सकता है? सर दृष्टियों से, एस्पेक्ट से, एस्पेक्ट राहु से। की शनि, अच्छा राहु की या दृष्टि क्या होती है? राहु की, है? अगर कोई मेलेफिक बैठा हो अगर फर्स्ट हाउस में तो भी हो सकता है। नहीं,
किसी, ये पॉइंट जरा सुनिएगा और अगर हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा। ये मैं अभी पिछले 2 दिन में मैं यही बात अपनी बुक में लिख दे रहा हूं। किसी भी भाव, इसको भाव कहते हैं, हाउस कहते हैं, किसी भी हाउस का कैसा इफेक्ट होगा ये उसका लॉर्ड बताता है, हाउस लॉर्ड बताता है। किसी भी हाउस का कैसा इफेक्ट होगा ये उसका लॉर्ड बताता है। जैसे केपी कहती है किसी भी ग्रह का कैसा इफेक्ट पड़ेगा वो कौन बताएगा, नक्षत्र लॉर्ड। तो यहां वैदिक में कहा गया किसी भी भाव का कैसा वो भाव अच्छा फर्क डालेगा कि बुरा फर्क डालेगा वो उसका लॉर्ड बताएगा। मान लीजिए फर्स्ट हाउस में मकर राशि आ गई 10 और शनि यहां पर आके बैठ गए। अगर 10 है तो यहां पे कौन सा नंबर आ जाएगा, यहाँ पे जहां शनि बैठा हुआ है 7, लिब्रा। लिब्रा, यानी शनि यहां उच्च का हो गया, उच्च का हो गया। तो अब बताइए लग्न, लग्न कैसे हुई, लग्न कैसे, लग्न एसेंडेंट बोलते हैं ना, फर्स्ट हाउस का एसेंडेंट लग्न, ये कैसी हो गई? 10th नहीं, ये कैसी अच्छा लग्न कैसी हुई जी? अच्छा काम करेगा, अच्छा बिजनेसमैन होगा, जो भी हो अच्छा, मतलब कुल मिला के लग्न अच्छी हो गई। यानी आपने देखा कि लग्न कैसी है या कोई भी भाव कैसा उसके, वो कौन बताएगा, उसका लॉर्ड बताएगा, उसका लॉर्ड बताएगा। अब मान लीजिए शनि किसी का यहां आ जाता है, ये कौन सा हाउस है? अष्टम भाव। अष्टम भाव 8th हाउस है। तो ये अब लग्न कैसी हो गई? सर तो 6, बुरा 8, हो गया। 12 में जाएगा तो बुरा ही होगा। 8वां हाउस तो ऐसे सबसे बुरा है। 6ठे में चला जाए इतनी दिक्कत नहीं है, 12वें में चला जाए इतनी दिक्कत नहीं है, जितनी सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें है, 8वें में, ऑब्स्टिकल, में। यानी लग्न यहाँ खराब हो गई। तो आपने एक चीज देखी, अब क्या फर्क पड़ेगा मैं बताऊंगा, कि आपने ये देखा कि किसी भी भाव का जो इफेक्ट है वो कौन बता रहा है मेनली, लॉर्ड, हाउस लॉर्ड। उसका हाउस लॉर्ड। तो अगर आप उसके बाद आप इस हाउस पर एस्पेक्ट भी, दृष्टियां भी देखेंगे, वो तो एक बात है ही है, लेकिन सबसे पहले जो आपको देखना होगा वो ये देखना होगा कि शनि सॉरी मतलब यहाँ पे जो किसी भी हाउस का जो लॉर्ड है वो गया कहां पर है। अगर वो खराब जगह चला गया है तो ऑब्वियस है कि चीजें खराब हो गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी कुंडली में जो एसेंडेंट है, किसी भी कुंडली का अगर एसेंडेंट खराब हो जाता है तो उसका जीवन, मतलब हर चीज में प्रॉब्लम रहेगी। अब ये नहीं कह देंगे एकदम खराब हो जाता है, ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे सक्सेस लोग हुए हैं जिनका एसेंडेंट 8th हाउस में है लेकिन खराब नहीं है, लेकिन जितना उन्होंने स्ट्रगल करी, जितना उन्होंने किया उससे उन्हें बहुत अच्छा करना चाहिए था, मतलब रिजल्ट अच्छे मिलने चाहिए थे। लेकिन फर्स्ट हाउस अगर खराब हो गया, अब किसी का 10th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छा है लेकिन एसेंडेंट खराब है, तो क्या 10th हाउस का इफेक्ट बहुत अच्छा मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। इसीलिए वैदिक में भी, केपी में भी और जैमिनी ने भी यही बात लिखी है कि लग्न में सब भावों का इफेक्ट होता है। तो किसी भी व्यक्ति का अगर लग्न खराब हो गया तो आप मान के चलिए कि कुछ ना कुछ हर भाव में कमियां आने लगेंगी। और अगर किसी भी व्यक्ति का लग्न बहुत अच्छा है तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है कि हर चीज इंप्रूव करेगी। आप लोग अपनी हॉरोस्कोप जरूर देखिएगा, हम 1 बाय 1 कभी कभार थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे। अपनी हॉरोस्कोप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको अपने बारे में सब कुछ पता है और आप देखेंगे चीजें समझ में आने लगेंगी तुरंत। तो फर्स्ट हाउस क्लियर हो गया होगा, यानी हर चीज को देखना तो फर्स्ट हाउस है। ऐसे सेकंड हाउस किस चीज का है सर? सर ये धन का है, वाणी का है और कुटुंब का है। हाँ, कुटुंब का और परिवार का क्या मतलब होता है? जॉइंट फैमिली जो बढ़ती हो, वंश बढ़ रहा हो जिसका। यस, ब्लड रिलेशन जितने हैं, चाचा ताऊ नाना नानी, जितना भी आप ले सके कुटुंब, वो परिवार है। और बाकी जो आपका अभी का जो परिवार है वो कौन सा है? 4th हाउस। अभी का जो 4th हाउस अभी, की तरफ। हाँ, जो आपने अपना बनाया जिसमें आप अभी रह रहे हैं, अभी आप रह रहे हैं भाई, 4th हाउस हो गया। सेकंड हाउस कुटुंब होता है, कुटुंब मतलब बहुत बड़ा, पूरा ब्लड रिलेशन जिसमें आ जाए, सेकंड हाउस। और सेकंड हाउस और किस चीज का है? बोलने का वाणी तरीका, का भी है। वाणी का भी है, बहुत बढ़िया।
किसी के सेकंड हाउस खराब हो जाएगा तो क्या चीज खराब हो जाएगी? वो बोलेगा मतलब बदतमीजी से, वो बोलेगा उसको तो, सोच समझ के बोलना चाहिए। अरे वो कफन बोलेगा तो हो मारेगा। सकता है लड़ाई हो जाए। सेकंड हाउस मतलब अब कैसा खराब हुआ है, माफ कीजिएगा, कैसा खराब हुआ वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कैसा खराब हुआ है। सेकंड हाउस वाणी का है, स्पीच जिसको कह सकते हैं। किसी का काफी खराब हो जाता जी। सो वेल्थ का भी तो है। हाँ वेल्थ का है मैडम। कौन सी वेल्थ है ये हमारी, जो अभी हम कमा रहे हैं वो? नहीं नहीं सर, नहीं, कमाने वाली तो हमारी लाभ वाली होगी, ये वाली वो यस, है जो हमारे पास है, पैतृक बैंक, संपत्ति। बैंक सेविंग जिसको आप कह सकते हैं, सेविंग, जिसको सेविंग भी कह सकते हैं हम लोग। तो यानी सेविंग मनी किसके कितनी पास, आप सेकंड हाउस देखिए ना। कोई भी आके आपके सामने, आप एस्ट्रोलॉजर आपके सामने बोला हमारे अकाउंट में इतना पैसा पड़ा, आपने कहा 6 मिनट देखे, सेकंड हाउस देखा खराब है, समझ गए आप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई भी कहे कि यार हमारे पास पैसे नहीं, आपने उसका सेकंड हाउस देख लिया, समझ में आ गया आपको कि बैंक सेविंग कितनी है उसकी। तो सेकंड हाउस, और सेकंड हाउस किस चीज का है, तो आप लोगों ने सही बोला। एक तो आपने बोला स्पीच का, वाणी का है, कुटुंब का है, वेल्थ। कौन सी वेल्थ है? वो वेल्थ है जो हम सेविंग। लोग सेविंग करते हैं, जो हम लोग सेविंग करते हैं। ठीक। और किस चीज का है? गले का, नेक। ये देखिए, आंख से नीचे और यहां तक का, अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में पढ़े तो यहां तक का पार्ट आ गया। तो सुंदरता भी हमारी यहीं से आ गई, क्योंकि भाई यही यही सुंदर देखा जाता है आदमी का। तो सुंदरता भी यहीं से आ गई, फेस कट यहीं से आ गया। तो सेकंड हाउस। और स्वाद का भी है, स्वाद का, कि आदमी कैसा खाना खाएगा, ये सेकंड हाउस आपको बताएगा। मतलब उसको, हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के खाने बोले गए हैं। एक तामसिक भोजन, एक राजसिक भोजन, और एक सात्विक भोजन। सात्विक। सात्विक। सात्विक भोजन। तो आप देखिए जरा कितना, उपाय क्या है, उपाय ऐसा नहीं जो किताबों में लिखा है वो उपाय नहीं है। उपाय आप खुद बनाएंगे, वो तरीका मैं आपको बता भी दूंगा उपाय का। जैसे देखिए, किसी का सेकंड हाउस खराब है। अच्छा ये तो आपको पता है कि अगर पाप ग्रह, जिसको आप अशुभ ग्रह कहते हैं, 2 टाइप के मेन प्लैनेट होते हैं, मैलेफिक और बेनेफिक। मैलेफिक प्लैनेट कौन है? मैलेफिक प्लैनेट, सर राहु केतु, सर, हाँ, मार्स, यस, सैटर्न। सैटर्न, यस एकदम सही। और दूसरा, ये एकदम टाइम फिर आउट चल रहा है, फिर से इसी को ज्वाइन करेंगे, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा और किस चीज का है, सॉरी, दूसरा बेनिफिक कौन है? बेनिफिक, शुक्र सर हो गए, नेचुरल देवगुरु बेनिफिट, बृहस्पति हो गए, हाँ, शुक्र हो गए। और बुद्ध हो शुक्र, गए। बुध ही तो गड़बड़ है। बुध अच्छा भी और बुरा भी है, क्यों? वो जिनके साथ रहते हैं वैसे ही फल हाँ, देते जिनके साथ बैठते वैसे जाते। एक्चुअली बुध बालक है ना, बुध राजकुमार है। हैं। तो राजकुमार। बालक तो इतनी उसको अकल ही नहीं है ना कि कौन अच्छा और कौन बुरा है। आप देखिए जितने भी आर्टिस्ट लोग होते हैं, बच्चे का क्या काम होता है? बच्चे को अगर आप पेन पकड़ा दो तो वो हो सकता है कि दीवारों में डिजाइन बनाने लगे। जितने आर्टिस्ट हैं सबका बुध अच्छा होगा। कौन से आर्टिस्ट? कोई भी आर्टिस्ट, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो क्या पेंटिंग करें, कोई भी किसी भी काम में परफेक्शनिस्ट है तो उसका बुध अच्छा होगा। और बुध अच्छा होगा तो व्यक्ति कैसा होगा? व्यापारी। आप देखिए बच्चों का, आप देखिए अगर आप बच्चों से कहो कि ये उससे कोई काम कराना, तो उसको क्या देनी पड़ेगी? लालच देनी पड़ेगी, रिश्वत देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? वो बिना रिश्वत के काम ही नहीं करेगा। व्यापारी की यही गुण है, जब तक आप उसको पैसा नहीं दोगे तब तक काम नहीं करेगा। तो किसी का अगर व्यापार देखना तो आप बुध जरूर देखिए। बिना बुध, क्योंकि बुध व्यापार का ही कार्य है। रीजन क्या है कि बुध बालक है, और बालक तो सबसे बड़े व्यापारी हैं। और बालक में क्या है, इस बात की सबसे बड़ी कमी है कि कौन अच्छा और कौन बुरा उसको पहचान ही नहीं। इसीलिए बुध जिसके साथ बैठता वैसा असर दे देता है। तो बुध आपका मैलेफिक भी है और बेनिफिक भी है। ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा वैसे तो बेनिफिक में ही कहा जाता है, लेकिन चंद्रमा पर किसी प्रकार की कोई बुरी दृष्टि ना हो जाए, वरना हम लोग कृष्ण पक्ष में अष्टमी तक के कृष्ण पक्ष चंद्र, का, हाँ। हाँ, कृष्ण पक्षीय चंद्रमा को, तृतीया से अष्टमी तक के चंद्रमा को अच्छा नहीं मानते हैं। ठीक है। तो ये भी चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए। लेकिन जनरल इन चंद्रमा को हम लोग बेनिफिट में ही रखते हैं। आपको देखना है कि
आपका कौन सा हाउस आपको सबसे ज्यादा तंग करता है? एकदम सिंपल फार्मूला बता रहे, एकदम सिंपल फार्मूला, आप अपनी हॉरोस्कोप में लगाइए। आप देखिए, आपको तंग करता है मतलब क्या हुआ? आपको तंग करता है मतलब क्या हुआ? कौन सा भाव हुआ? आपको तंग करता है कौन सा भाव हुआ? पहला। पहला। आप देखिए, जिस जिस हाउस का जो मैलेफिक प्लैनेट होगा, अगर उसका कांटेक्ट फर्स्ट हाउस से हो जाए तो वो चीजें लाइफ में उस व्यक्ति को तंग करेंगी। आप लगा के देखिए, आप लगा के देखिए। अब मैलेफिक कौन है? शनि, मंगल। राहु और केतु का कोई भी अपना वो नहीं होगा, राशि नहीं, आपको पता है। और मैं यहां एकदम क्लियर कट आपको कह रहा हूं, राहु केतु की दृष्टि, एस्पेक्ट बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ये गलती लिखी आ रही है अभी तक, लेकिन अब तो बहुत जगह इंप्रूव हो चुका है। राहु केतु की दृष्टियां मैंने देखा लोग बताते हैं, ये एकदम गलत है। राहु केतु तो कोई है ही नहीं, वो तो शैडो प्लेनेट है वो तो। यस सर। हाँ, तो अब आप देखिए कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपका कोई मैलेफिक प्लेनेट है, एक एग्जांपल लिया हमने, और उसका कनेक्शन कहीं लग्न से हो गया, तो उसको क्या चीज तंग करेगी? प्रॉपर्टी, मदर। अच्छा हाँ, उसकी मदर को प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, मदर को भूमि उसकी भवन। नहीं, ना सर, गलत मदर बोल से रहे हैं। तंग होगा वो, मदर से परेशान होगा। परेशान होगा जरूरी थोड़े ना, मदर का कारक भी देखना पड़ेगा, मतलब वो परिवार से परेशान होगा। और आप अपने हॉरोस्कोप में लगा के देखिए, आप सबको तो पता ही होगा। देखिए कौन सा प्लेनेट जो मैलेफिक है और उसका कांटेक्ट फर्स्ट से हो रहा है, देखिए वो चीजें आ रही है नहीं आ रही है? सर आ रही है। कौन से हाउस से आई है? सर 7th हाउस से सैटर्न है, फर्स्ट को 7th दृष्टि से देख रहा है। तो देख लीजिए आप, यानी पत्नी से आप परेशान होंगे, ऐसे पब्लिकली पत्नी नहीं से भी बोलना परेशान और लेबर से भी परेशान। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये मतलब, ये कहने का मतलब है कि देखिए, हम लोग सब लोग एस्ट्रोलॉजर, आप लोग भी एस्ट्रोलॉजर हैं। हम जब तक हमें एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं होगा, तब तक हम दूसरे को क्या बताएंगे? और सबसे बढ़िया है कि आप अपना ही चेक करिए पहले। जब भी कोई भी मैलेफिक प्लैनेट जिस हाउस, एकदम ये सबसे सिंपल रूल है, एकदम सिंपल रूल है, मैलेफिक प्लैनेट कांटेक्ट कर गया, ऑब्वियस वो परेशान रहेगा ही रहेगा। किसी का सेकंड हाउस में मैलेफिक प्लैनेट कांटेक्ट कर गया, वो व्यक्ति धन से परेशान ही रहेगा। कौन सा धन? कमाने वाला नहीं, सेविंग। वो चाह के भी नहीं सेविंग कर सकता है। उसकी वाणी ऐसी होगी कि जैसे लड़ाई हो जाए, उसकी वाणी ऐसी होगी। जी सॉरी सर, आप कंटिन्यू। आप बोलिए, कोई क्वेश्चन सर आप अगर तुला लगन है और शुक्र सप्तम में है और शुक्र की दृष्टि फिर लगन पे आएगी तो भी प्रॉब्लम देगा फिर वैसे केस में? आपको क्या लगता है प्रॉब्लम आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? सब लोग बताएं। मुझे पता नहीं। क्या तुला लग्न है और लग्न और सप्तम हाउस में शुक्र है ना आपका? यस सर। सप्तम हाउस में शुक्र है और मंगल का कैसे प्रॉब्लम आएगी सर बताइए? सर वो एरीज में है ना, एरीज तो फिर फायरी हो गया और शुक्र का दुश्मन है, तो शुक्र खुश नहीं है उस हाउस में। शुक्र उस हाउस में खुश नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए 7th हाउस में, आप जब भी 7th हाउस को चेक करेंगे तो आप एरीज यानी मार्स को चेक करेंगे पहले। मार्स को। अब मार्स की क्या पोजीशन है पहले ये बताइए, मैं एक रूल और अभी आप लोगों को बताता हूँ। वो 9th हाउस में शनि और बुध के साथ। बस हो गया, सारी बातें क्लियर है, आप खुद ही देख लीजिए। वो मैलेफिक के साथ है सर, उसकी एकदम। आप देखिए, मैंने अभी आपको एक बात बताई, आप मेरा पहला रूल भूल गए, मैंने कहा नोट कर लीजिए। किसी भी हाउस का इफेक्ट उसका लॉर्ड देगा। तो अगर आप 7th हाउस जो भी आप पूछ रहे हैं, अपने पार्टनर का पूछ रहे हैं, तो आप देखिए 7th हाउस में जो राशि है वो उसके ऊपर मैलेफिक इफेक्ट है या नहीं है, तो ऑटोमेटिक वो प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है। बाकी मैं एक बात यहाँ पे बता रहा हूँ, जो अभी किसने बोला था कि 7th हाउस में शुक्र है, तो 7th हाउस में शुक्र एरीज में फायरी है, ये जरूर वहां पे प्रॉब्लम करेगा। लेकिन 7th हाउस में शुक्र ही वहां पर उस व्यक्ति को, चूंकि लग्नेश शुक्र में आ गया, और आपको पता है कि लग्नेश जिस हाउस से कांटेक्ट कर लेता है, व्यक्ति उसके प्रति ज्यादा समर्पित होता है, यानी वो चीजें उसके लिए बड़ी होती है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है कि अपनी पत्नी या अपने पति से ज्यादा उसके बारे में सोचेगा।
क्योंकि लग्नेश 7th हाउस में आ रहा है और शुक्र एक बेनिफिक प्लेनेट है, इसलिए बहुत ज्यादा समस्याएं कभी कभार देखी जाएंगी और कभी कभार नहीं देखी जाएंगी। वो डिपेंड करेगा कि क्या दशाएं चल रही हैं और गोचर की क्या स्थितियां बनी हुई है। लेकिन 7th हाउस कैसा इफेक्ट डालेगा उसका लॉर्ड बताएगा। हमारे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया होगी बात। तो मैं ये बता रहा था कि जहां पर मैलेफिक प्लेनेट आया आदमी उस हाउस से जरूर तंग आ जाएगा। अब जैसे अभी 2nd हाउस समझ में आ गया। अच्छा मैंने बोला 2nd हाउस किस चीज का होता है? स्वाद का। 2nd हाउस किस चीज का होता है? टेस्ट का। टेस्ट का, स्वाद का होता है। अब हमारे पास 3 स्वाद मैंने बताया। अच्छा 2nd हाउस हमारा सेविंग मनी का होता है। तो क्या हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेविंग मनी का उपाय कर सकते हैं क्या? सर कर सकते हैं। कैसे? सर जैसे का वो हो, अगर तामसिक हो तो तामसिक खाना खा लो, शुरू कर लो। अगर राशि तामसिक हो या लॉर्ड तामसिक हो। देखिए अगर वो तामसिक है तो तामसिक आप खाना खा लो, लेकिन क्या करता है वो आपने मैलेफिक इफेक्ट बढ़ाया है ना उसमें। आप पहले देखिए कि उस हाउस पर कोई बेनिफिक प्लेनेट का इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। और अगर बेनिफिक इफेक्ट पड़ रहा है तो उसी से रिलेटेड आप ज्यादा भोजन करिए, ऑटोमेटिक चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। नहीं समझ में आई आपको? तो फिर तो तामसिक कभी खा ही नहीं पाएंगे फिर तो। नहीं ये गलत है। आप अभी बात करेंगे अगर वो त्रिकोण हो जाए, फिर तो 9th हो जाए तामसिक ग्रह, तब तो आप बिल्कुल वो भोजन करिए। कौन मना किया आपको? समझ में आ रही बात नहीं आ रही? पहले अब मान लीजिए आपका कोई तामसिक प्लेनेट, कौन है तामसिक प्लेनेट? तामसिक प्लेनेट कौन है? हाँ सैटर्न है, मार्स है, ये सब क्या है? हाँ राहु केतु, ये सब क्या है? ये सब तामसिक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग इनसे रिलेटेड करेंगे भोजन तो ऑब्वियस है कि चीजें और गड़बड़ होने लगेंगी। लेकिन वो 5th और 9th का लॉर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5th और 9th तो हमेशा ही हमको अच्छा फल करेंगे, त्रिकोण है। बाकी हम ये देखेंगे 2nd हाउस पर अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो हम कहेंगे भाई उसी का इफेक्ट बढ़ा दो, यानी सात्विक भोजन कर ले हम लोग। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भोजन से भी हम लोग उपाय किसी को बता देते हैं और बता देंगे तो आप कहेंगे अच्छा ही उपाय आपने बताया, कुछ है ही नहीं ये चीजें, हम लोग को समझ में आ गई। तो इस प्रकार से उपाय हम लोग। सर अगर 2nd हाउस पे दृष्टि नहीं हो तब कैसे करना है?